हेलो बच्चों, मैं आपके लिए इस सेमेस्टर में लेके आया हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक नया कोर्स। इस कोर्स को हम 4 अलग अलग यूनिट में डिस्कस करेंगे। पहला जो यूनिट रहेगा उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड जो यूनिट होगी उसमें हम वेक्टर एटम मॉडल को डिस्कस करेंगे सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर नेक्स्ट हम वेक्टर एटम मॉडल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, जो थर्ड यूनिट होगी। और जो फोर्थ वन होगी वो होगी एटम इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एटम को प्लेस करते हैं तो उसके स्पेक्ट्रा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या मतलब चेंजेस उसमें आते हैं। तो काफ़ी बड़ा ब्रॉड उसमें हमारा जो सिलेबस है वो रहेगा। तो आज हम इसका पहला लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। और जो फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, उसमें हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम करने वाले क्या हैं और पहले क्या क्या हो चुका है एक्चुअली में हिस्टोरिकली। आज हम जो हुआ है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, थोड़ा सा उसके ऊपर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आमतौर पर हम फिंगरप्रिंट ऑफ ए सब्सटेंस भी बोलते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं बच्चों, हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, हमारी आइरिश यूनिक होती है। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन का सबसे जो बड़ा जो हम ये कहते हैं कि जैसे एक आमतौर पर हम डीएनए की बात करते हैं, वो तो हमारा एक अलग मतलब एक वो है कि वो तो हमारे पेरेंट्स के साथ आपको पता है मैच करेगा ही करेगा। लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो और जो आइरिस है वो यूनिक है। पर्टिकुलर एक पर्सन की फिंगरप्रिंट्स अलग ही होंगी, वो किसी के साथ मैच नहीं करती हैं। इसी प्रकार से किसी सब्सटेंस में से अगर स्पेक्ट्रा निकल रहा है, स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, जो वहां से एनर्जी निकल रही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट आउट हो रही हैं। तो वो जो वेवलेंथ्स हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो एनर्जी है, वो जो एक किसी सब्सटेंस पर्टिकुलर सब्सटेंस से जो एमिट आउट हो रही है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक है उस सब्सटेंस की। यानी उस एनर्जी या उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके डिस्कस करके हम ये पता कर सकते हैं कि उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसको एक हम लेमन लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। कोई बच्चा दिमागी तौर पे परेशान है काफ़ी लंबे समय से, और वो बच्चा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास किसके पास जाएगा? साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि उसको दिमागी दिक्कत है। तो साइकेट्रिस्ट जब उसको सामने बैठाएगा, साइकोलॉजिस्ट जब सामने बैठाएगा, तो साइकोलॉजिस्ट उससे क्वेश्चंस पूछेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बार बार पूछेगा उनसे, और उनके आंसर्स को स्टडी करेगा। तो एक प्रकार से हम ये कहें कि वो जो लड़का है वो उनके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बिहाफ पे वो आंसर दे रहा है। तो आंसर जो निकल के आ रहे हैं वो एक स्पेक्ट्रा है, जो उसके माइंड से उसकी थिंकिंग का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा है। अब सामने वाला उस स्पेक्ट्रा को कितना अच्छे ढंग से स्टडी कर सकता है, जितना अच्छे ढंग से उसको वो स्टडी कर लेगा, उसके बारे में उतना अच्छे से वो जानकारी ले लेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो उतना ही अच्छे से कर सकता है बच्चों। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी अगर बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस से जो स्पेक्ट्रा निकल के आ रहा है, जो स्पेक्ट्रा है, वो स्पेक्ट्रा उस सब्सटेंस की पूरी कैरेक्टरिस्टिक होता है और वहां से हम उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसी को थोड़ा सा हम अभी तक क्या क्या हिस्टोरिकली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में कितने एडवांसमेंट हो गई, कहाँ तक ये चला गया और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यही हमारा आज के लेक्चर का मेन मोटो या मकसद रहेगा। इससे पहले से थोड़ा सा अगर हम बात करें कि स्पेक्ट्रा का मतलब आपको समझ में आ गया। स्पेक्ट्रा का मतलब है किसी सब्सटेंस से कंटिन्यूस एनर्जी फॉर्म निकल रही है, वो कंटिन्यूस भी हो सकती है, वो डिस्क्रीट मैनर में भी हो सकती है। और आमतौर पर स्पेक्ट्रा जो देखा गया हाइड्रोजन का, उसमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हुआ। तो उसी की वजह से जब इस तरह से रेडिएशंस निकली और वो एनर्जी स्पेक्ट्रम निकल रहा था, तो उसको वो कहाँ से निकला, कैसे निकला, क्यों निकला, इसी के ऊपर स्टडी होना शुरू हुआ। एक्चुअली में जो स्पेक्ट्रा होता है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए, पहले तो सबसे मेन बात यह है कि जब भी किसी सब्सटेंस, किसी गैस को हम हीट करते हैं, और गैस कैसी है बच्चों? मोनोटोमिक गैस है, तो उसमें से जो स्पेक्ट्रा निकलता है वो एक स्पेशल टाइप से हम कहेंगे कि वो एक डिस्टिंक्ट लाइन स्पेक्ट्रा वहां से ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर वो गैस मोनोटोमिक की बजाय पॉलीटोमिक गैस हो तो वो बैंड प्रोड्यूस करती है, बैंड स्पेक्ट्रा। और अगर सॉलिड सब्सटेंस उसको अगर हीट करते हैं तो वहां से जो स्पेक्ट्रा निकलता है बच्चों, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा निकलता है सॉलिड सब्सटेंस से। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, कोई भी कोल्ड अगर गैस है, उसमें से कोई आपने रेडिएशन या एनर्जी पास कर दी, स्ट्रीम ऑफ वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ की एक सीरीज उसमें से पास कर दी एनर्जी की, तो वहां हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा भी ऑब्जर्व होता है। अगला पॉइंट ये है, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस से अगर जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एमिट आउट हो रही है, वो उस सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है।
एटम या मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो। और जो इंटेंसिटी है वो उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वो इंटेंसिटी उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है। इंटेंसिटी है या जो शेप है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बच्चों, वो केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप से हम उसको डिफरेंट टाइप की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसमें वेरिएशन हो सकता है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। अब ये स्पेक्ट्रा हमारी हेल्प कैसे करता है, हमारी ये कैसे हेल्प करता है, जैसे जैसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अच्छे तरीके से बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर, अच्छे लेवल पर स्टडी करते गए, समझते गए, उतना ही हमें किसी सब्सटेंस के बारे में भी जानकारी मिलती गई। जैसे स्पेक्ट्रा की बेसिस पे ही हम किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनके एनर्जी स्टेट को ये बता पाए कि वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होती है। उसी के बेस पे हम बता पाए कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है। स्पेक्ट्रा के बेसिस पे ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन का कॉन्सेप्ट भी होता है। स्पेक्ट्रा के बेसिस पे ही हम ये बता पाए कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो अरेंजमेंट है भाई किस प्रकार से आएंगे, उसमें भी स्पेक्ट्रा का बच्चों क्या है, बहुत बहुत ज्यादा रोल है स्पेक्ट्रा का उसके अंदर। ओके, अब ये शुरुआत कैसे हुई? आमतौर पर जो स्पेक्ट्रा की बेसिक अगर देखें तो शुरुआत जो है वो 1666 में सर न्यूटन ने किया। सर न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म में से पास होने के बाद वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में। हालांकि उस टाइम ये माना जाता था कि जो भी लाइट किसी क्रिस्टल पे पड़ती है, कोई जरूरी नहीं कि प्रिज्म हो, कोई क्रिस्टल हो सकता, क्रिस्टल पे जब पड़ती है तो वहां क्या करता है वो कलर्ड हमें वो लाइट नजर आती है, और वो ऐसा समझा जाता था कि वो जो कलर है ना वो क्रिस्टल की वजह से है, न कि लाइट के हैं। लेकिन न्यूटन ने कहा कि जो कलर है ना वो कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है, वो उस लाइट के कंपोनेंट है, न कि प्रिज्म के कंपोनेंट है। तो उन्होंने कहा कि जैसे डिफरेंट जो कलर है वो डिफरेंट एंगल पे क्या होगा, डेविएट होगा, जिसकी वजह से वहां पर हमें डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना से इसको समझ सकते हैं। ग्रेटिंग के कॉन्सेप्ट, डायफ्रैक्शन, देखिए जो डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इससे इसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी रही। जो स्पेक्ट्रा है उसमें अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो हमें ऑब्जर्व हुए। ठीक है, ये न्यूटन का ऑब्जर्वेशन था, और लगभग 100 साल तक इसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ बच्चों। लेकिन आफ्टर 100 ईयर्स फ्राउनहोफर ने एक बड़ी कमाल का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि जब सन से जो स्पेक्ट्रा आ रहा है, उस स्पेक्ट्रा को जब उन्होंने अच्छे ढंग से स्टडी किया बारीकी से, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ डार्क लाइन्स थी, कुछ मिसिंग लाइन्स थी स्पेक्ट्रा में, और उन लाइंस को उन्हीं के नाम पर फ्राउनहोफर लाइंस नाम दिया गया। 8 लाइन उन्होंने ऑब्जर्व की बच्चों, ABCDEFGH उनका नाम रखा गया। स्पेक्ट्रा जो था डार्क लाइन, जो डार्क लाइंस ऑब्जर्व हुई थी। इसी बात को थोड़ा सा और आगे ढंग से ऑब्जर्व किया फोकाल्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जब हम जो जैसे कोई सोडियम ले लिया हमने, और सोडियम को के अंदर से, कोल्ड सोडियम हम कहते हैं वेपर के अंदर से, jab हमने कोई लाइन पास किया, जो स्पेक्ट्रम पास किया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जैसे हम यही कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट जो हमने उसमें से पास किया प्रिज्म में, जब आपको पता है व्हाइट लाइट प्रिज्म में से जाने के बाद 7 कलर में डिवाइड होगी। 7 कलर्स जब उसमें प्रिज्म में से आने के बाद उसको डायरेक्ट देखने की बजाय हमने उसको वेपर में से, फोकाल्ट ने उसको ऑब्जर्व किया, तो ये मिला कि वहां पर कुछ लाइन मिसिंग होगी। और वो 2 लाइन वैसे ही मिसिंग थी, जिस प्रकार 2 लाइन जो मिसिंग लाइन थी, जो डार्क लाइंस ऑब्जर्व की फोकाल्ट ने, वही 2 लाइन उन 8 लाइन में भी थी जो फ्राउनहोफर ने ऑब्जर्व किया था। तो उसके बाद किर्चॉफ ने ये कहा कि सन के अराउंड एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है सन का एटमॉस्फेयर, उसमें कुछ ऐसी गैसेज हैं, ऐसे सब्सटेंसेज हैं, उसी टाइप के सब्सटेंसेज हैं जो फोकाल्ट ने सब्सटेंस के साथ ऑब्जर्व किया कि उस सब्सटेंस ने क्या कर लिया है, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन उस टाइम तक देखी गई थी। ये 1859 में किर्चॉफ ने इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट किया है। किर्चॉफ ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पर थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का एक पर्टिकुलर कोर्स गिवन वेवलेंथ के ऊपर जो रेशियो रहेगा बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप एग्जांपल अगर लेके चलें, जैसे सोडियम का ही हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लोअर उस पे अगर हम उसको बच्चे क्या करते हैं, उसमें से कोई रेडिएशन पास करते हैं, तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व करती है ना, तो गर्म करने पर वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करती है, एमिट भी करती है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम वेपर एब्जॉर्ब द येलो लाइन, and it is also observed that when we heat the sodium vapors then it emit yellow line। ठीक है, तो वो इस प्रकार से वो रेशियो क्या है बच्चों, क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद फिर बच्चे इसमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल आया, वो सबसे जो ज़्यादा जो चेंज आए और ऑब्जर्व किए वो बाल्मर ने किए, क्योंकि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा है बच्चों, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा
एक सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा हम कहेंगे किसी सब्सटेंस के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एलिमेंट है और गैस के फॉर्म में जब उसका स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया तो वो स्पेक्ट्रा जो था उस स्पेक्ट्रा में से कितने टाइप की शुरुआत में 14 लाइंस ऑब्जर्व की गई थी उसमें, लेकिन जब बाल्मर ने एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया कि उसने कहा कि पूरी की पूरी सीरीज जो है वहां पर लार्ज नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एमिट आउट हो रही है। एक पर्टिकुलर लाइन जो है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन बच्चे एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये ऑब्जर्व किया गया बाल्मर के अकॉर्डिंग कि जैसे ये जैसे एक लाइन ऑब्जर्व हुई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑब्जर्व हुई, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो जो स्प्लिटिंग का जो गैप था बच्चों वो घटता गया, और इस प्रकार से कुछ टाइम के बाद जाके वो क्या होगी, कुछ हाई जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ते गए हम, तो वो क्या होगी बाद में जाके वो कॉन्टिन्यूम की तरफ होगी, यानी लास्ट में जाके स्पेक्ट्रम कैसा हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रा हो गया। और इस प्रकार से स्पेक्ट्रा आया वो ऐसे, ठीक है, बाल्मर ने ऑब्जर्व किया। तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जो पूरे के पूरे हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, एंड दैट टर्म इज नोन एज वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर, हम इसको स्टडी करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर क्या है, व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर क्या है, वेव नंबर क्यों जरूरत पड़ी हमें, इसकी मेन क्वेश्चन तो यही है। देखिए बच्चों, किसी भी अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल होती है, वेवलेंथ इज नॉट फंडामेंटल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होती, जबकि वेवलेंथ मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाती है। वैक्यूम में कुछ और वेवलेंथ है, मीडियम में कुछ और होगी, तो इसलिए चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपने आप में एक बहुत लार्ज नंबर, अगर छोटा सा अगर एग्जांपल लेके चलें, मान लिया हमने 3000 एंगस्ट्रॉम अगर वेवलेंथ ले लिया, ये वेवलेंथ दे रखा बच्चों 3000 एंगस्ट्रॉम, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जब इसको बच्चों यहाँ पर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल ली गई तो वाई बच्चों c/λ, और ये जो ऑर्डर आया बच्चों निकल के, ये ऑर्डर आया लगभग 10⁻15 हर्ट्ज, एंड 10⁻15 हर्ट्ज इज सच ए लार्ज नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि नंबर जो है ना वो ठीक रहे, मतलब हम उसको आसानी से मेजर भी कर सकें, उसको रीड भी कर सकें ढंग से। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आया वेव नंबर का, और वेव नंबर एक्चुअली में डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस में बच्चों, ध्यान से, इन वैक्यूम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम में। वेवलेंथ किस में, वैक्यूम में, क्योंकि अगर मान लिया आप किसी मीडियम में स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हो, और उस मीडियम में जो स्पेक्ट्रा आपने ऑब्जर्व किया है, और वो स्पेक्ट्रा कैसा बच्चों, उसमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो एक्चुअली में जो आप वेवलेंथ वहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, कि आपने मान लिया वेवलेंथ ले लिया, भाई इतनी वेवलेंथ आई है, तो और आप उसको वेवलेंथ लिख रहे हो, तो वेवलेंथ आप एक्चुअली में वेवलेंथ तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग है वो, लेकिन अगर आपने मीडियम के अकॉर्डिंग वेवलेंथ लिख ली है तो वहां तो कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम आप ऑब्जर्व आएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, तो इसका मतलब जो एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा था वो फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी है उसकी वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वेवलेंथ जो है हम जो डिफाइन करेंगे वेव नंबर को, दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इन वैक्यूम। जब भी हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो फिर उस केस में जो आएगा बच्चों हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उस मीडियम के, तब जाके हम उसको वेव नंबर को निकाल लेंगे। तो वेव नंबर क्लियर हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम। और इसको आप ऐसे लिखते हो, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू इज इक्वल टू hc/λ, और 1/λ को हम यहाँ न्यू बार से लिख लेते हैं बच्चों, इसकी यूनिट आती है मीटर इनवर्स। तो इस पे लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बच्चों, hc न्यू बार, दिस इज एनर्जी। अब यहाँ से अगर आप कोई कहे 1 मीटर इनवर्स के कोरस्पोंडिंग एनर्जी बताइए, 1 सेंटीमीटर इनवर्स के कोरस्पोंडिंग एनर्जी बताइए, तो 1 मीटर इनवर्स के कोरस्पोंडिंग अगर आप एनर्जी लिखेंगे, h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 1.986 10⁻⁻, देखिए यहाँ पर h में 10⁻⁻34 होता है, इसमें कितना होता है बच्चों 10⁻8 होगा, तो -26 और एक पावर डिजिट आगे कर दिया तो 10⁻25 जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल कितनी जो वेव नंबर को एमिट करेगा, अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं, मोल की बात करेंगे, तो फिर हमने मोल के एक एवोगाड्रो नंबर से और इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किस में आई है बच्चों, ये आई है जूल में।
अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो। सेंटीमीटर इनवर्स में कितना आता, 1 मीटर इनवर्स में तो इतना आया है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻², तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पर 10⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल आ जाएगा बच्चों इसका, वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बाल्मर ने क्या ऑब्जर्व किया, बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी करके, और वो कमाल का फॉर्मूला था बच्चों। कुछ एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स को ध्यान में अगर रखें तो बिल्कुल स्टिक बैठता है, और वेवलेंथ को वहां से स्टडी करना और किसी भी स्पेक्ट्रा की जो वेवलेंथ उन्होंने उस फार्मूला से निकाली तो बिल्कुल लगभग अप्रोक्सीमेशन में वो एग्जैक्ट मिली। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था बच्चे 1/λ। 1/λ मीन्स हम बात किसी कर रहे हैं वेव नंबर की, दैट विल बी इक्वल टू R × 1/n1² - 1/n2²। ये लिख दिया बच्चों, और इसको 1/λ को हम लिख सकते हैं R/n1² - R/n2²। ये जो R है बच्चों, ये रिडबर्ग है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग का भी स्पेक्ट्रा को स्टडी करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसने भी अपना एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करते जाएंगे। तो R जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये लगभग इसकी जो वैल्यू आती है 1.09 10⁻7 पर मीटर की वैल्यू इसकी निकलती है रिडबर्ग कांस्टेंट की। ये जो टर्म है बच्चों, इनको स्पेशल नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड टर्म, दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्म, दिस इज टर्म T1 - T2। मतलब अगर हम ये कहें कि कोई भी जो देखिए ये N1 N2 क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, या कि हम जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये जो एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे वहां पर इन लेवल्स का हम जिक्र करेंगे कि किस लेवल से इलेक्ट्रॉन आके जंप करेगा। मान लिया अगर ये इन्फिनिटी है, ठीक है, N2 कहाँ गिरेगा आके, मान लिया N1 पे गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, इन्फिनिटी से गिरेगा, तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो ये बचेगा। तो वहां से हम इसको टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है। और जो ये है, अगर मान लिया हम सिंपल ये लिखें, अगर मान लिया इन्फिनिटी कह दें हम, कि मान लिया इन्फिनिटी से आके और कहाँ गिरता है बच्चों, इन्फिनिटी से आके कहाँ गिरता है, सेकंड पे गिरता है आके, तो फिर ये हमारे पास एक सिंपल टर्म बच जाएगी R/n²। दिस इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, इसको हम नाम देंगे बच्चों सीरीज लिमिट। ये भी हम आगे जब हम टॉपिक करेंगे वहां पर इसका बार बार जिक्र आएगा, सीरीज लिमिट, इसको हम सीरीज लिमिट बोलेंगे। ठीक है, ये ओके। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रा में जैसे 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 आगे बढ़ते गए इसमें एडवांसमेंट होती गई, और बहुत सारे किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई। लेकिन फिर क्वेश्चन वही था, जब स्पेक्ट्रा किसी सब्सटेंस से निकल रहा है, किसी सब्सटेंस ने स्पेक्ट्रा दिया है, तो वो स्पेक्ट्रा आने का कारण क्या है। तो साथ में पैरेलल इसके बारे में भी सोचना शुरू किया गया कि सब्सटेंस बना किससे है। डेमोक्रिटस ने 500 BC के टाइम ये बात बोले कि एटम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज इन डिस्क्रीट पार्टिकल। वो डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर ही क्या है, एटम बना है। लेकिन अगर अरिस्टोटल की बात करें, अरिस्टोटल ने यही कह दिया था कि ये कंटिन्यूम फॉर्म में है, एटम जो सब्सटेंस है ना वो किस में है, वो कंटिन्यूम फॉर्म में है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों, उसके बाद जो बदलाव आए, जो चेंजेज आए, वो जैसे जैसे इसके बारे में भी क्योंकि आगे लोगों ने सोचना शुरू किया। जब हम 1662 की बात करते हैं तो बॉयल्स लाया, बॉयल्स ला दिया गया। बॉयल्स ला के साथ साथ उस टाइम फिर बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई, डेवलप की गई। 19th सेंचुरी में क्लैसियस ने अपना इक्वेशंस दिए, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने अपनी थ्योरीज दी। मतलब एक बहुत ही जो तब जो टाइम था वो टाइम बड़ा ही एक बड़ा तेजी से चेंज हो रहा था इन द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसी दौरान जब हम जो डाल्टन्स ने 1808 में, ये आफ्टर लॉन्ग पीरियड 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन ने कहा कि जो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ द टीनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और जिसको जो आगे तोड़ा नहीं जा सकता, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जिसका नाम रखा गया बच्चों एटम। 1808 1833 1833 में फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा आपने। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, वो जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोड्स को हमने रखा और उसके बाद उसके अंदर से करंट पास किया, तो जो रेट ऑफ डिपोजिशन था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ जो चार्ज था वहाँ पर वो आपस में प्रोपोर्शनल आए,
कुछ ऐसा मतलब वहाँ पर फैराडे ने मतलब वहाँ से भी हल्का हल्का सा ये हिंट्स मिला कि है मतलब कोई ना कोई मेटलिस्टिक पार्टिकल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, कोई ना कोई है, उसको आइटम का नाम दे दिया गया था। 1897 में जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज को मेजर किया, और उसके बाद उन्होंने बच्चों जे थॉमसन ने ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के ऊपर मॉडल पेश किया। और जो मॉडल था, जो थॉमसन ने मॉडल दिया, वो 1904 में मॉडल दिया बच्चों। और 1904 में जो मॉडल आया, फर्स्ट मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है, एक एटम एक स्फेरिकल शेप में है बच्चों, और जो इसके अंदर क्या है बच्चों, हर जगह चार्ज रखा बिखरा पड़ा है, यहाँ पर हर जगह चार्ज है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसमें बिखरे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। और प्लम पडिंग मॉडल का भी उन्होंने कंपैरिजन करके देखा, तो उनके नाम भी ऐसा रखते, प्लम पडिंग मॉडल भी इसका नाम रखा गया। लेकिन एक बात उन्होंने एक्सप्लेन करने का जो तरीका था कि जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ना, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सेंटर पे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो डायमीटर के अपोजिट होंगे, 3 होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे होंगे, 4 होंगे तो स्क्वायर के वर्टिसेस पे होंगे, 5 होंगे तो रेगुलर पेंटागन पे होंगे। मतलब सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि वो आपस में क्या किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन जब भी आप किसी एटम को डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे तो क्या करेंगे, वो एनर्जी एमिट करेंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, वो एनर्जी कैसी है बच्चों, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन डिस्क्रीट पैटर्न होता है एनर्जी का, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया थॉमसन मॉडल से। ड्यूरिंग दैट टाइम 1911 की अगर हम बात करें, 1911 में 7 साल के बाद रदरफोर्ड, जो इसके थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम, गाइगर मार्शडन और रदरफोर्ड ने मिलकर। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, कि जब किसी थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की जाती है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डिटेक्टर पे जो अल्फा पार्टिकल्स के स्पॉट ऑब्जर्व किए गए, तो वो हैरान रह गए। और वो हैरान इसलिए रह गए क्योंकि जो थॉमसन मॉडल था, वो मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल वहां पर कुछ उलट रिजल्ट आ रहे थे, अलग रिजल्ट आ रहे थे। और ये थॉमसन जो है वो उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो थॉमसन, जो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा बच्चे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो अनडाइवेटेडली पास हो गए, कुछ बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर हुए, या वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे जो स्कैटर बैक हुए। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कैसा था बच्चों, ये एक नए हमें डायरेक्शन की ओर लेके गया रदरफोर्ड के मॉडल के बाद। और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग जगह थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल से बहुत बहुत कम है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल के पाथ को वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर कहा गया। और यहाँ से फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने की, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी एटम के सेंटर पे एक टिनी सेंट्रल कोर होती है, कि जब कोई अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत हैवी एंटिटी होगी, वो गोल्ड का एग्जाम्पल उन्होंने लेकर देखा था। इसलिए एक न्यूक्लियस होगा। प्लानिटरी मॉडल के साथ उसने अपने मॉडल को कंपेयर किया कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे प्लैनेट सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का है, वो क्या कर रहा है, उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां से बच्चे उन्होंने ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो आया, mv² डिवाइड बाई आर, ये दिया गया इस फॉर्मूले से, उन दोनों के बीच के फोर्स ने, डिवाइड बाई r², k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r इज द रेडियस। और इस प्रकार से उन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया। इलेक्ट्रिकली एटम क्या रहेगा बच्चों, न्यूट्रल रहेगा। तो इस प्रकार से थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद जब वही बात है, देखो बेटे, एटम हम क्योंकि स्पेक्ट्रा की बात थी, जब रदरफोर्ड मॉडल भी डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, एनर्जी रेडिएट करेगा, और धीरे धीरे वो हो सकता है न्यूक्लियस में गिरे और एटम कोलैप्स हो जाए। लेकिन कभी भी आज तक एटम कोलैप्स नहीं हुआ है। इसका मतलब एटम की स्टेबिलिटी भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर नेक्स्ट मॉडल बोहर ने दिया, और वो मॉडल अपने आप में क्या है बच्चों, काफ़ी सारा चेंज उसमें आया, क्योंकि उस टाइम तक क्वांटम मैकेनिक्स का भी बोलबाला हो गया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से
रदरफोर्ड ने मॉडल डेवलप किया और उन्होंने अपना मॉडल दिया, और वो मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। 1913 में वो मॉडल आया था। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम उस मॉडल का कंसेप्ट जो है वो मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा जो टॉपिक रहेगा हमारा बोहर मॉडल एंड समरफिल्ड मॉडल, उस पूरे के पूरे पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।